प्राउडली से कि इंग्लिश एंड रीजनिंग के टीचर भी है, प्रशांत सर एंड अभिजीत सर ने भी जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, दैट नॉट ओनली हेल्प फॉर द RIC डबल एग्जाम, बट ऑल्सो वो आपके फ्यूचर लाइफ में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्रशांत सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। बिकॉज मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ प्रशांत हाँ, सर, ओके ओके सर, ओके सर, यस। क्योंकि यस जो सर, बच्चे नहीं देख पाएंगे उनके साथ शेयर यस सर, करना यस है। सर, आई एम डूइंग कर रहा हूँ ओके मैं ओके सर। ओके, हाँ। हाँ, ओके। हाँ, तो वही बोल रहा था कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्योंकि ये चीज हम 2021 से कर रहे हैं, और एक बैच पास आउट भी हो चुका है RI से, और उनका उनमें से बहुत सारे लोग जो है कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ज्वाइन किए हैं। वो भी मैसेज करके बोलते हैं कि सर आपने जो जो पढ़ाया है हम रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोगों का तो रेगुलर जॉब भी हुआ है, मतलब अलग अलग EMRS या JNV वगैरह में। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, एंड आई होप कि आप लोगों के साथ भी जो इंटरेक्शन हुआ है, सेम वही चीज जो है हमको, आप लोग भी वही फीडबैक हमको दोगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुआ है ना प्रशांत सर? यस, या मैं लेट हो गया? हाँ सर, अभी स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज पहले बताऊंगा आपको कि, एक सेकेंड, रिगार्डिंग एग्जाम कुछ इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम डे के बारे में बात करेंगे, उसके सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में वो मैंने भेज दिया है, सिमिलरली बाकी टीचर्स ने भी आपको बता दिया है। ठीक है, उतना ही रिवाइज रिवाइज करो। और टाइम तो वैसे नहीं है ज्यादा कि आप बहुत सारा चीज रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जितना हो पाता है आप लोग को डेफिनेटली एक बार चेक करना है। और अभी ज्यादा टेस्ट वगैरह करने का जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना क्वेश्चन आपने किया है मोर देन सफिशियंट है, उसी में से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एडमिट कार्ड है। ठीक है, जहाँ पे आपका अलग अलग जो है एग्जाम टाइम आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि 9 से 11 बजे के बीच में ही एग्जाम होता है। मैं 2015 में मैंने पहली बार RICEE का एग्जाम दिया था, ऑल ओवर इंडिया पहली बार जो है RICEE का एग्जाम हुआ था, तब भी 9 से 11 बजे हुआ था। आज भी 9 से 11 बजे का ही टाइम स्लॉट रखा गया। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से डेली टेस्ट भी दिए हैं, कुछ टेस्ट दिए हैं, और थोड़ा मतलब आपका डेफिनेटली एक टाइम के साथ जो है एडजस्टमेंट हो चुका है। जितने लोगों ने भी डेली टेस्ट दिया है टाइम के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है। कल भी आपको एक और टेस्ट मिलेगा, वैसे कल भी आप अटेंड करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है रिलेटेड टू योर एग्जाम इज कि द एडमिट कार्ड हैज बीन, क्या लिखा है नोट में, द एडमिट कार्ड हैज बीन इशूड एज पर प्रोग्राम सिलेक्टेड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन केस यू हैव सिलेक्टेड मोर देन वन प्रोग्राम ऑफ द डिफरेंट लेवल, your admit card has been issued on the basis of your qualification mentioned in online application. Please upload your qualification marks as per schedule, failing which your RI rank, CEE rank will not be generated. ठीक है सर। मतलब ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जो है अपने जैसे आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड मिला है, लेकिन आपका सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड आएगा। कुछ कुछ बच्चे जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने B.Ed का भी भरा है या B.Ed M.Ed का भी भरा है, मैंने BA BEd का, BSc BEd का और इंटीग्रेटेड MSc का तीनों का भरा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड मिला। जो आउट ऑफ जो डिजिटल लर्निंग के नहीं है वो लोग मैक्सिमम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि एक लेवल का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। दैट्स व्हाई इट इज ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, उस एग्जाम के थ्रू जो है आप डिफरेंट कोर्स में जा सकते हो। तो एक ही जो है तुम्हारा एडमिट कार्ड, एक ही एग्जाम एक ही टाइम स्लॉट में आएगा, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा। मतलब BSc BEd का अलग रिजल्ट निकलेगा। जैसे इस कैंडिडेट ने देखो क्या क्या के लिए अप्लाई किया है, इंटीग्रेटेड BA BEd, इंटीग्रेटेड BSc BEd एंड इंटीग्रेटेड MSc ED के लिए अप्लाई किया, तीन कोर्स के लिए। तो तीनों कोर्स का फिर बाद में आपने MSc ED का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर लिया है तो तीनों का अलग अलग, मतलब पांच जो है तुमको रिजल्ट में, पांच अलग अलग रिजल्ट, पांच अलग अलग रैंक कार्ड मिलेगा। अगर CST हरियाणा का भी यस किया होगा तो छह अलग अलग रैंक कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, उस समय बताएंगे क्या जरूरी है। अभी के लिए जो एग्जाम आपका है उसमें क्या बोला जा रहा है कि एग्जाम सेंटर में 15-45 मिनट पहले पहुंचना है। मैं बताऊंगा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। अगर आप दूर से जा रहे हो तो 1 घंटा पहले पहुंचने का कोशिश करो। 9 बजे का एग्जाम है तो 8 बजे पहुंच जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, एग्जाम देना है। ठीक है,
आप बिल्कुल हरीडली मत जाना, क्योंकि हरीडली जाओगे, पूरा ऑन टाइम पहुंचोगे तो भी आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है कि लेट हो गया या वैसे वैसे। तो बिल्कुल जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, और पूरा रेस्ट करो बाहर जाके। उस टाइम में ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करना है। विजय सर आपको फर्दर इसके बारे में बताएंगे, प्रशांत सर भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उस टाइम में बस आपको जो है कि आप, मैंने जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि यार तुमने वो पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा यार, कब वो क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, जितना पढ़ा है सफिशिएंट। उस टाइम में क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपके पास कोई बुक, हमारा बुक है या कोई भी आपने नोट बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा बहुत पलट के देख सकते हो। ठीक है, आप तीन तीन जो बुक है हमारा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, आप लेके जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, पलट के आपने जो हाईलाइट किया है माइंड में आ गया तो देख सकते हो, तो लेके जाना अगर ये पॉसिबल है। नहीं तो जरूरी नहीं है कुछ, मतलब लास्ट मोमेंट में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इफ यू कैन कीप दोज बुक्स इन योर बैग्स। ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट में पढ़ने से ज्यादा डिप्रेशन या ज्यादा टेंशन हो सकता है, तो जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ कुछ लगता है कि आपको नहीं, शायद मुझे एक बार देख लेना चाहिए, तो देख सकते हो। बाकी टेंशन लेना, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर टेंशन लोगे तो उस टेंशन का कॉन्सिक्वेंसेस आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम हॉल में पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये नहीं पढ़ा, वहां से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ये सब जो डर जाता है ना। देखो, हमारा ह्यूमन माइंड कैसा है कि हम जो है, लाइक हमारे दिमाग में एक टाइम में बहुत सारा चीज चलता रहता है, हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर्स योर कंसंट्रेशन अटेंशन, स्पेशली रीजनिंग के पेपर में कंसंट्रेशन नहीं होगा तो क्लास नहीं कर, मतलब आप जो है एग्जाम में अच्छे से नंबर नहीं ले पाओगे या अटेंड नहीं कर पाओगे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मुझे आप बोलोगे कि सर अब रीजनिंग पढ़ाओ, तो मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं उतना जो है मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज एट द सेम टाइम चलता रहता है, आप लोगों के बारे में, आप लोगों का मैसेज वगैरह देखना, ये सब बहुत सारा काफी चीज चलता रहता है। तो मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा पाऊंगा फोकस करके। ठीक है, लेकिन मैं रीजनिंग का एग्जाम जब देने जाऊंगा, कोई भी एग्जाम, जैसे हम जितने भी एग्जाम देते हैं, केवीएस, एनवीएस, ओएवीएस, जितने भी हमने मैंने जितने भी एग्जाम दिया, सारे एग्जाम में रीजनिंग आता है। और रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा होता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है। ठीक है, लेकिन पढ़ाते टाइम क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा है, तो रीजनिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज सीखा है कि जब भी मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ, मेरा रीजनिंग पेपर बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप मुझे कोई क्वेश्चन पेज भेजोगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि उस में मैं उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ये चीज याद रखना है, जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो या एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हो, तो सबसे पहले आप जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। घर घर में जो है भगवान को माथा टेक के जाना, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेके जाना। ठीक है, वहां जाने के बाद बिल्कुल भी आपको डिप्रेस नहीं रहना है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने पढ़ाई किया, रिजल्ट अच्छा होगा, ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से जाओ, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितना आता है, जितना पढ़े हो, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। बाकी स्ट्रैटेजी भी और फर्दर बात करेंगे। आ, हाँ, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डेफिनेटली लेके जाना है। अगर किसी का फोटो और सिग्नेचर क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है, तो बिफोर कमिंग टू द एग्जाम सेंटर, कैंडिडेट को एक जो है रिसेंट फोटो पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका सिग्नेचर भी क्लियर नहीं है, तो अपना वहां पे फोटो के नीचे सिग्नेचर करके गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना पड़ता है। तो ये पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे अटेस्टेड कराते हैं। तो गेजेटेड ऑफिसर क्या करेंगे, आपके फोटो के साथ क्रॉस ओवर साइन करेंगे, क्रॉस साइन करेंगे। या क्रॉस नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि अक्रॉस द फोटो साइन करने का जरूरत है। या आपके सिग्नेचर के नीचे वो साइन कर सकते हैं। और वहां पे लेकिन उनका स्टाम्प, मोहर डेफिनेटली लगेगा। किसी का भी फोटो या सिग्नेचर क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो इसके लिए आप एक हमको कंसल्ट कर सकते हो कि सर मेरा क्लियर जरूरत है कि नहीं है। लेकिन आप खुद जान पाओगे कि अगर आपका फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है या सिग्नेचर क्लियर नहीं है, तो आप डेफिनेटली ई पॉसिबल गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराओ। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, इन केस, जैसे कोई बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर अभी तो लीव में है, छुट्टी में है बहुत सारे गेजेटेड ऑफिसर, तो कैसे साइन कराएं, हमारे यहाँ पे तो छुट्टी है। तो उस केस में आप टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम हॉल में आपको एंट्री मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप क्या करना, अपना आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना, आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड जो भी आपके पास है लेके जाना, और फोटो लेके जाना एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा 2-3 फोटो लेके जाना।
ठीक है, अगर गैजेटेड से साइन करा पाते तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है। लेकिन लाइक जिनका फोटो एंड सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर है उनको गैजेटेड से साइन करवाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन थोड़ा सा कोई भी आपको क्लियर नहीं दिखे तो गैजेटेड से साइन कराओ। ठीक है, लेकिन नहीं करा पाते तो अगेन बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एग्जाम देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करेंगे। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन बुकलेट आप लेके आ सकते हो, पेन एंड पेपर, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, ओएमआर आंसर शीट को अच्छी तरह से जो है फिलअप करके देखो, वहां पे जाके फिर हड़बड़ी में रोल नंबर वगैरह गलत ना लिखना। पूरा एक एक डिजिट गिनना, पहले बॉक्स गिनना कितने बॉक्स हैं। ठीक है, मान के चलो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर 8 डिजिट का है, तो आप 8 डिजिट पहले गिनोगे कि 8 डिजिट वहां पे रोल नंबर के स्पेस में है कि नहीं। कोई कोई कभी कभी क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है, और जो भी डिटेल्स मांगा गया है वो सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से भरना है। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ओएमआर फिल करने के लिए, जो डिटेल्स फिल करनी है तो अच्छी तरह से फिल करना है। अच्छा, किसी ने माइक ऑन किया है क्या? एनीथिंग सेइंग? सर जेल पेन यूज कर सकते हैं? हेलो सर, हाँ आप अनम्यूट कीजिए सर। मैं म्यूट कर दिया हूँ। हेलो हेलो। Jogeshwar जी sir, सर। Jogeshwar वेट। sir, you continue. The questions we will be taking at the last, हाँ Amarjit. हाँ, ठीक है। Yes, sir. सर आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, ओके ओके। मैं एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। यस हाँ, मैं बस 2 मिनट यस में सर। कंप्लीट करता हूँ सर, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे। मैं ये एग्जैक्टली सर। बोल रहा था कि जो है ब्लू और बॉल पॉइंट पेन लेने के लिए बोला जा रहा है, जेल पेन ना लेना, क्योंकि जेल पेन में क्या हो सकता है ना, कभी कभी वो इधर उधर बिखर जाएगा या आपके हाथ में लग के फिर दूसरी जगह पे लग जाएगा, तो वो ओएमआर को खराब कर देगा। मैं कैसे करता हूँ पता है, मतलब ऐसे नॉर्मल तो मैं जो भी थोड़ा ज्यादा नीब, जिसका नीब थोड़ा मोटा होता है वैसा नीब मैं यूज करता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी डार्कनिंग हो जाए। बहुत पतला नीब यूज करोगे तो टाइम लगेगा। और स्पेशली जो नीट वगैरह एग्जाम में आपको देते हैं ना, कोई कोई एग्जाम में जो आपको देते हैं वो थोड़ा अच्छा रहता है, वो थोड़ा नीब उसका मोटा रहता है, तो उसमें जल्दी डार्कनिंग हो जाता है। उस तरह का कोई पेन यूज करो, जेल पेन यूज मत करो, क्योंकि जेल पेन में क्या है कि आपके हाथ में लग जाता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कहीं आपके हाथ में लग के फिर कहीं और लग जाएगा तो ओएमआर खराब हो जाएगा, वो क्वेश्चन कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और आप जब भी पूरा फुल पेज कर चुके हैं और बीच में कोई मतलब पूरा हर एक क्वेश्चन लगभग आपने अटेंड किया और कुछ कुछ छोड़ा हुआ है, और वहां पे आप जो है वो डार्कनिंग कर रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा कोई रुमाल या हैंकरचिप को नीचे आपके हाथ के नीचे रख के आप उसको डार्कनिंग करना। कभी कभी क्या होता है, पसीना बहता है समर के टाइम में, तो वो पसीने की वजह से ओएमआर खराब हो जाता है। तो ओएमआर को बिल्कुल भी जो है भिगाना नहीं, किसी भी चीज से भिगाना नहीं, खराब हो जाएगा फिर। तो पूरा आपको जो है ये अच्छे से ये सबको देखना है। ठीक है, ओएमआर हैंड ओवर करके आना है। एंड कोई भी पेज को आपको जो है ये नहीं करना है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही लेके जाना है अपने साथ। ठीक है, आप अपना बॉल पॉइंट पेन खुद लेके जा सकते हो। बॉल पॉइंट पेन, एडमिट कार्ड, और उसके साथ आपको तो आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं बोला है एज सच, बट फिर भी लेके जाना सेफर साइड के लिए अच्छा है, क्योंकि गैजेटेड साइन नहीं करा पाए या कोई भी चीज है तो लेके जाना। यहाँ पे तो नहीं लिखा है ना सर कहीं पे कि ये लेके जाना है बोल के? नहीं नहीं। Yes. हाँ, एज सच तो नहीं लिखा है। तो इसीलिए आप जो है फिर भी आधार कार्ड नीट में तो लगता है, अलग अलग एग्जाम में लगता है, तो आप जो है फॉर द सेफर साइड एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आपके पास है, जिसमें आपका फोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिख रहे हैं, नाम क्लियरली दिख रहा है, वो लेके जा सकते हो। और बस उतना ही चाहिए। और एक हो गया, 2-3 बॉल पेन सेम कंपनी का लेके जाना, ताकि कलर अलग अलग ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत भी कलर डिफरेंस ना हो, बहुत लाइक एटलीस्ट 2 पेन लेके जाना सेम ये का। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और 2 बॉल पेन और 2 फोटो लेके जाना, नहीं लिखा है फिर भी फॉर द सेफर साइड कभी कहीं जरूरत पड़े तो आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अ, और कोई तो जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही चीज है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप पूछो, बाकी मैं फिर आगे सर कंटिन्यू एडमिट करता हूँ। कार्ड पे मेरे को साइन करना होता है क्या? एडमिट कार्ड में साइन करने के लिए तो नहीं बोला है, लाइक पेज कोई नहीं दिया साइन करने के लिए, तो आप साइन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है साइन करने का। क्लियर? यस सर। ये सुन लो। सर सर मेरे एडमिट कार्ड में फोटो दिख रहा है पर वो सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, तो उससे सर क्या करना है?
सेम अगर पॉसिबल है गेजेटेड ऑफिसर साइन कराने का तो करा दो। ठीक है। वो आपके सिग्नेचर ऑफिसर का कहाँ करवाना है? गेजेटेड अटेस्टेड कहाँ से करवाना है पूछ रहे हो? नहीं सर, वो जो एडमिट कार्ड में ऊपर जो फोटो के नीचे सिग्नेचर है हमारा, उसी के हाँ, एक बॉक्स पर साइन करवाएं या फिर एडमिट कार्ड के पीछे करवाएं? नहीं नहीं, उसके नीचे या ऊपर कहीं पे करवाना पड़ेगा। लेकिन वो तो आप छोड़ देना, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप जो है इसको छोड़ के लाइक जब वहां पे जाके कर सकते हो वैसे। ठीक है। क्लियर। ओके सर। हाँ, ये टेंशन मत लो। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, ठीक है, ये जिसका भी है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कहीं पे ये हो गया है, मतलब कहीं पे नहीं दिख रहा, वैसे मैं फर्दर ये नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा, विशाल, विशाल अवेलेबल है? यस सर। विशाल आ रही है? तो अगर मैं आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो कराऊं तो आपको कोई दिक्कत है क्या, मतलब फोटो एंड सिग्नेचर? नो सर, शो कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे विशाल का एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये विशाल का नाम और सिग्नेचर है जो क्लियरली विजिबल है। मान के चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पे देखो नीचे स्पेस, नीचे आप साइन कर सकते हो, उसके नीचे गेजेटेड ऑफिसर का साइन रहेगा और उनका स्टाम्प रहेगा। साइड में, यहाँ पे थोड़ा साइड में कराना क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्नेचर है सी डबल इंचार्ज का। तो यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में आप गेजेटेड ऑफिसर का साइन करा के वहाँ पे स्टाम्प ले सकते हो। ये बहुत जो है ये इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो हाँ, अब हम बात करते हैं। हाँ, अभी सर इन केस गैजेटेड ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है या फिर हम उनसे साइन नहीं करवा सके। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बोला कि अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है अपना आधार कार्ड और फोटो, दो फोटो लेके जाना और वहां पे जो है आप उनको सबमिट कर देना। मतलब मतलब एज अ ये फर्दर कंफर्मेशन कि आप ही वो कैंडिडेट हो। आप जो है एक आधार कार्ड लेके जाना ताकि वो उनको समझ में आ जाए कि हाँ यही वो कैंडिडेट है। ठीक है। क्लियर। वॉच का तो एनालॉग वॉच आई थिंक ले सकते हो, डिजिटल वॉच नहीं लेके जा सकते। बाकी वॉच का क्या लिखा है वहाँ पे, देख एक बार देख लो। वॉच के लिए क्या लिखा है यहाँ पे कि आप जो है कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जा सकते, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। हाँ, आप जो है एनालॉग वॉच लेके जा सकते हो, जो डिजिटल नहीं है, सिंपल एनालॉग वॉच जो है वो लेके जा सकते हो शायद। लेकिन अगर सेंटर वाले बाहर आपको मना कर देते हैं रख दो तो रख ही देना। ठीक है। बाकी अगर अलाउ करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन आपका जो एग्जाम हॉल का स्ट्रेटेजी। ठीक है। बाकी बाकी अभिजीत सर प्रशांत सर भी आपको बताएंगे, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का, सॉरी 2 घंटे का पेपर है। तो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है। 120 मिनट्स में आपको जो है सबसे ज्यादा टाइम रीजनिंग के लिए अलॉट करना है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50 मिनट्स जो है आप रीजनिंग को देना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी लाइक लेंथियर। हो सकता है क्योंकि इस बार RI भुवनेश्वर वाले बना रहे हैं, तो इजी बना है या डिफिकल्ट बना है पता नहीं, लेकिन लास्ट 2 साल से जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, रीजनिंग पेपर जो है डेफिनेटली थोड़ा टफ होते जा रहा है। ठीक है। लेवल बढ़ रहा है रीजनिंग पेपर का। तो इसीलिए रीजनिंग के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। इंग्लिश के लिए विजय सर तो आपको बताएंगे डेफिनेटली। ठीक है। इंग्लिश के लिए जो है लाइक जितना 20 क्वेश्चन है, तो 25 से 30 मिनट आई गेस जो है सफिशियंट हो जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिमिलरली 30 क्वेश्चन है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। अगर आपको आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन कभी कभी सही लगते हैं। उस केस में थोड़ा टाइम आपको लेना पड़ेगा ये देखने के लिए कि व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन और मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन। तो ऐसे करते करते आपको 40-45 मिनट मान के चलो, एक क्वेश्चन का 1.5 मिनट 1.5 मिनट लगाते हो तो 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है। तो 25 और 45 कितना होता है? 100 एंड सॉरी 70, नहीं, 70 और +50 तुम्हारा हो जाता है 0.20। मतलब अगर तुम इंग्लिश को 25 मिनट देते हो, टीचिंग आपको 45 मिनट देते हो और रीजनिंग को 50 मिनट्स देते हो, तो आपका जो है पूरा टाइम जो है यूटिलाइज हो पाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारा OMR में डार्केनिंग टाइम भी इंक्लूडेड है। ठीक है। फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट अभिजीत सर टू टेल द स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश पेपर, देन वी विल कंटिन्यू अगेन। अभिजीत सर। Thank you, sir. Good evening, everyone. So, गुड इवनिंग सर। mhm. गुड इवनिंग सर।
Good evening, sir. So let's see how we have to go through English paper particularly. So see, whenever you read a question in English, may it be reading comprehension, so you have to read it very carefully. Okay, it's not like you have not to overlook any sentence or any word, right? You have to read it as you are seeing it for first time, and you have to be very careful, right? It is the you think that this is the very important work I am going to do, and anyway that will decide your next plan, maybe your college or maybe how your further studies, right? Yes or no? So you have to do it very carefully. And see, particularly I'll be telling you about the errors, finding errors. Maybe see, sometimes what happens, we have studied many chapters, so if you see a sentence, you can easily, sometimes you may see that okay, this is the error, and after that like you will mark it, and then you, if you read the sentence again, and you will find that okay, no, this is fine, there may be the another error, right? Yes or no? So finding error will be a little challenging for you. So while finding the error, you have to be very careful. Yes, you may read the sentence twice, okay, before now putting the what is the error actually. Okay, then grammar part is fine, comprehension is okay, or like one word substitution you have to use, or even elimination method. Okay, and synonyms, antonyms for that also. Maybe you know the three options. If you don't know the one, you can choose the right answer. Is that okay? And as Jogeshwar sir told you, like the average timing to what you have to devote for different subjects. So 20 minutes in on an average is okay for English. 20 minutes is okay. Just a saying on an average, right? Maybe if some student, one student is very good at reasoning, he can find it, he can solve it in 40 minutes, right? Then he can devote another time with English or teaching aptitude. So 20 minutes is for English, 30 minutes for teaching aptitude, or you can like rest of the time, 50 minutes you can devote for reasoning. Fine. Is that okay? Uh, Yes. okay. And few more things like what I have to suggest for you. So you don't have to worry about photo, whatever photo you have. If they are asking for recent photograph, so you can just use the photograph which you have uploaded. Okay. Second thing, any ID card you have to carry the original ID card, right? In which there is a photo. Is that okay? An original ID card, you don't have to carry your school ID. Okay, you can carry your admit card class 10th in which there is a photo of you, right? So whichever ID card you are following, you should use the ID card in which there is a photograph clearly visible. Okay. Then about pen, you can use any blue or black ball pen, right? You can, if you go to any stationery, you can ask a ball pen which is used to bubble, right? They will give you a thick uh, pointed pen, right? So that you can use. And about picture and signature in your admit card, if it's visible, it's fine. No need to worry at all, right? And see, one more important thing, you have to read the admit card today itself, right? So many of the students have not a habit of reading the admit card. Even I do not do that, but I will request you to read the admit card properly, right? Today itself. And nothing else, like you have to reach the exam well in advance. Okay. And on day of exam, I would again say that you don't have to mess with anyone, right? You don't have to be hero on that particular day. You don't have to mess with auto wala, rickshaw wala, ghar wala, bahar wala. You don't have to mess with anyone, right? I will say the same thing. Is that okay? You have to keep your head cool and reach on the exam center in time, and just be cool, right? Or don't read anything new in next 2 days, maybe like today and tomorrow. You don't have to read anything new. Whatever you have studied, just revise it. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Any other question if you have? Okay, just tell me. Any other question related to English particularly? Tell me. गुड इवनिंग सर। Good evening, सर sir. ये जो फादर मदर का नाम जो एक्सचेंज हुआ सर, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा एडमिट कार्ड You की? don't have to worry. No problem. It has been done for many students. There is no problem at all. It will be taken care of. Okay. They know it already. They have been informed, so they will take care of it. Okay. I think, sir, oh, admit card has been, I think it is rectified. You can download again, Oh, and yeah, that's good. you can log in and download again the father and mother, like the name was like interchanged. It has been resolved. So what I So know from the student. download the admit card again. Like most of them have been corrected. You can re-download. Okay. ओके सर।
Excuse me, sir. Yes. Sir, in the comprehension part, shall we first read the question and accordingly we have to find in the paragraph, or first we have to read the paragraph and then the It's fine. question? Like, see, if it's a very simple paragraph, you can read the paragraph and then go to the question. Or if it's maybe little lengthy on an average, then what you can do, just read the paragraph, go to question, and again reread the paragraph, right? That is okay. If you read the question, it won't be in a you won't have a sense of right, where to go for the answers. Read the passage, go for question. If it's fine, you can answer it directly. If it's lengthy, you can again read the paragraph. Is that okay, Pallavi? Yes, sir. Okay. Sir, Yes, tell me. sir, is metal allowed in exam center? Metal. Yes, sir, metal earrings. So see, like, okay, it's a good question. Like, see, you don't have to wear too much of ornaments, right? You understand, right? It's a day of exam, so you have to very simple. You have to be very simple in dressing also. Yes or no? So just try avoid avoid those things, because see, there may be like if they are not asking or they are not allowing you, you will be panicking for like where I have to keep it and all, right? So particularly if you have some costly ornaments, avoid taking it to exam, right? Is that okay? Mhm. Okay, sir. Thank you. Sir, is there any dress code for the exam? No, not exactly. There is no defined dress code, and but I am saying that you have to just wear simple dress. Okay. They won't allow you a Yes, few sir. metal Thank you, things, sir. so avoid them. Okay. And see, whatever like heroic you have to do, that you have to do inside the exam hall, not outside, right? Go there. Actually, you don't have to be heroic or anything. Just whatever you have studied, you have to reproduce exactly in the exam hall, right? जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से वहाँ पे जाके आपको रिप्रेजेंट करना है, right? You have to be your best, not everyone's best. जो आपने पढ़ा है, you have to do your best. Okay, that is all you can do. And anyway, this is exam, right? Don't take too much of pressure. You have been given exam from since your childhood, right? So you don't have to worry at all. It's another exam. Yes or no? Just be cool and appear in the exam, right? Yes, you can carry pencil, eraser. That's fine. No problem. Like, see, Ketan, I exactly don't know about all the centers, but few centers there are some places like shopkeepers allow them to keep the bag and mobile, but don't know exactly about all the centers. So just take care if you can, like how it will be taken care, right? Okay. Any other question? I think so. Like whatever I have to rough करने के लिए space हो. Yes, you will. There is sufficient space, right? You don't have to worry. Anyway, like rough, you have to do only in reasoning part, right? Teaching aptitude and English, you don't have to do any rough paper, right? Rough work. Sir, Sir, okay, there is. rock paper क्या देंगे? Sorry, rough sheet. It's not required actually, but if you need it, you can ask. Okay, it depends. Like if No, you actually, sir, a Yes, ROP sir, sheet for is not listening it provided. was not required. provided. Yes. रॉप सीट will not be provided separately. आपके क्वेश्चन पेपर में 2 पेज लास्ट में रॉप पेपर के लिए स्पेस होगा, ठीक है? आपके क्वेश्चन पेपर में ही लास्ट में 2-3 पेज रॉप सीट के लिए, मतलब रॉप के लिए जगह होगा, स्पेस पर रॉप वर्क लिखा होता है। हमने आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपके स्टडी मटेरियल में भेजा भी है, पीडीएफ वगैरह भी आपको दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हो कि रॉप स्पेस के लिए जगह होता है, 2-3 पेज रहता है। उसके अलावा वो 2-3 पेज अगर खत्म हो जाता है तो यू कैन आस्क, अगर उनके पास होगा तो, बट मुझे नहीं लगता है कि उनके पास रॉप स्पेस होगा, क्योंकि ये जो आ रही है, जो उनके पास भेजेंगे सेंटर में, बस वही वो चीज देंगे। स्पेसिफिकली अगर जरूर आरए वाले अलाउ करते तो दे भी सकते हैं, लेकिन एज सच जो है आपको हर, जैसे ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को एक एक रॉप सीट दिया जाता है, यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं होगा। आपको जो रॉप स्पेस है उसी में करना पड़ेगा। एंड मे बी, मतलब बहुत रेयर चांस है, रॉप सीट वो अलग से कोई मांगने पर दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको उस चीज का ध्यान रखते हुए उन्हीं 2 पेज में रॉप करना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप जो है, जो दोनों मतलब क्वेश्चन के नीचे, मतलब जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है वहां पे भी आप कर सकते हो। बाकी ऐसा क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा मार्क्स वगैरह नहीं करना है,
बस जिस क्वेश्चन में आपको आप श्योर हो वहां पे थोड़ा बहुत टिक लगा सकते हो, लेकिन वहां पे बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई भी मार्क मत करो। ठीक है, आप बस अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए छोटा छोटा मार्क कर सकते हो जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा। बाकी पानी बोतल अपने साथ लेके जा सकते हो, वाटर बोतल। ठीक है, क्वेश्चन के साइड में कर सकते हो जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, बट जो क्वेश्चन जहाँ पे उसके अंदर मत करना, थोड़ा जो ऊपर नीचे जो स्पेस होता है वहां पे करना। ठीक है, क्वेश्चन में मार्क्स जो है अगर करते हो तो बहुत छोटा छोटा मार्क करना, ज्यादा बड़ा मत करना, हो सकता है किसी को जो है वो ये लगे। ठीक है, एंड हाँ, वाटर बोतल आप अपने रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू पीआईक्यू ट्रेंड जो है क्वेश्चन जो है आएगा, हाँ क्वेश्चन उसी तरह से आएगा। अगर मतलब जितने भी हमने पीआईक्यू किया हुआ है क्वेश्चन उसी तरह से वहां पे रिवॉल्व करेंगे। बाकी और यहाँ पे हाँ, अपने आसपास जान पहचान के कोई हेलो हेलो। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने में वो टाइम स्पेंड कर दिए, हो सकता है वो टाइम आपने किसी और को दे दिया, तो आपके पास वो टाइम जो 120 मिनट का जो टाइम है ना वो चला गया, और यहाँ पे एक एक सेकंड कीमती है। तो आप डिस्कशन करते आपके टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, आप एग्जैक्टली। कॉम्प्लीटली आप डेडिकेटेडली अपना काम करना, किसी के साथ डिस्कशन करने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आगे पीछे देखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा मुंडी नीचे करके पूरा पेपर खत्म होने के बाद जो है आपको अ, बाहर निकल के फिर बात करना कि कहाँ पढ़े थे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपने डिजिटल लर्निंग से बहुत सारे लोगों को पहचाना सर, बात की, लेकिन वो बात करते हो तो एग्जाम के बाद बात करना कैसा गया एग्जाम वो सब। ठीक है, एग्जाम के अंदर जो है जान पहचान है तो भी टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर कोई मान के चलो आपको फाइंड आउट कर लेता है कि बात कर रहे थे तो कोई हो सकता है कोई एक्शन ले ले, इसलिए वो मत करो। उसके अलावा जैसे मैंने बोला 120 मिनट कम भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, और यहाँ पे पूरा 0.5 का टक्कर होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी कम सीट है तो आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं व्हिच वन इज बेस्ट, ब्लू और ब्लैक पेन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक यूज करो ब्लू यूज करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ब्लू यूज करने पे थोड़ा अच्छा दिखता है, बाकी मुझे पर्सनली ब्लैक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक ही करना है, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, Okay. और जैसे सेंटर पे मोबाइल रखने का फैसिलिटी के बारे में पूछ रहे थे, आई विल सजेस्ट कि आप ये पॉसिबल अपने किसी रिलेटिव के साथ जाना। ठीक है, अगर आसपास है तो, और दूर भी जा रहे हो तो किसी के साथ जाने से क्या है कि आपका बिलोंगिंग्स का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, मोबाइल रखने का फैसिलिटी होता है बट सारे सेंटर में नहीं होता, कोई बोलेगा बिल्कुल हम नहीं रख पाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई कोई रखता भी है। और मैं पर्सनल एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरा भाई जो है एग्जाम देने गया था एक एग्जाम में, और वो घर का भी एक फोन लेके गया था। उसने पूरा बैग जो है किसी दोस्त को दे दिया, उस दोस्त ने किसी और दोस्त को दे दिया। इस तरह से उसका जो दो फोन था, दोनों फोन इंक्लूडिंग घर मतलब उसका फोन, घर का फोन, बैग, उसमें जितनी भी चीजें थे सब गायब। ठीक है, इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है, आपके रिलेटिव पे लेके जाओ। मैं बोलूंगा कि जितना कम से कम ना कीमती सामान, जैसे कोई पूछ रहे थे कि लाइक ईयर रिंग्स वगैरह या मेटल्स लेके जाना कि नहीं, आप ऐसे चीज लेके जाओ जो खो जाने से भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको खो जाता है तो प्रॉब्लम, जैसे ऑनलाइन एग्जाम वगैरह में बेल्ट भी खोलने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है बेल्ट खोल के आप कहीं रख दो, वो कोई ले जाए, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे चीजें पहन के जाओ या लेके जाओ जो खोने से भी आपको डर ना हो या आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अभी सर कंटिन्यू कीजिए। Okay, so one more thing I have to add, like okay, some of you are asking how what is the safe score. Let me tell you, like there is no safe score, right? If someone will tell you like this is the safe score, सर maybe आपका the आवाज बहुत धीरे आ रहा है। is my voice not audible? Yes, ऑडिबल sir. सर, Yes, बट sir, बिट it's बिट लाउडर, audible. ऑडिबल It's ऑडिबल audible. Okay, what बिट I'm लाउडर। saying, so if some of you are asking about safe score, so I would tell you like there is no safe score. Maybe if you think, if I let's say let's say I say you that 60 is the safe score, maybe the question is very easy. Other students is scoring 80. Now you are thinking like 60 is safe, and you are not going to solve the other questions. So you don't have to worry, like think of the safe score. You go attempt the questions, which whatever number you can do it, right? ज़्यादा से ज़्यादा जितने questions आप कर सकते हैं correctly without making it negative. So you have to do that. And like I think some of you are asking सर जान पहचान के कोई मिल जाते हैं, let's say, whether we should discuss it not or not, right? So if you like you met with someone
whom you know already outside the exam, or it depends on you how you just have your temperament, right? Like कुछ बच्चे होते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, right? By saying that they can frustrate you, right? Yes or no? So it depends like how you think about how you are maintaining your temperament. Accordingly, you have to behave, right? It's not objective. It depends on you. And see one thing, when you attempt a question in reasoning, right? So there you must have to bring out the right answer. You have to solve something and you have to bring an answer, right? You have to solve it. You must be, you have to check whether the answer is right or not. But English, or in particularly in English or teaching aptitude, what you have to do, there is no equation, no formula. You have to see and you have to decide whether the right answer is this or not, according to the concept whatever we have learned already, right? Or whatever you have revised. Yes or no? So maybe what happens, like most of the students, when they answer the question in particularly in English, they think all the question they have marked it right, but they end up with a negative mark, right? आपको कोई ना कोई ऑप्शन सही लगेगा, it will be very close to your heart while marking the right answer. So you have to just take care of it, right? जो questions आपको perfect लग रहे हैं उतनी ही सही करना है. You don't have to mark negative questions, right? Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay, about the risk, like if you are 80-20 risk percent, like if you are 80% confident, then you can go with the option, you can mark it. But if you are 50-50, then you should not take a risk, right? I would say. Okay, is that okay? Any other question regarding English? Tell me, like last. sir, as we have three sections of question, sir, which section should we attempt first that it will time consuming? Okay, who is not speaking, please mute yourself. Okay, which section, like if you are comfortable in teaching aptitude, you can start with it. If you are comfortable in English, you can start with that. Or if you are if you think I'll solve the reasoning first, then you can go with it, right? It depends, like, but I would say go with teaching aptitude first, right? Because it needs concept with a cool mind. Okay, but not necessarily. You can go with English also, or you can go with reasoning. Okay, it depends with it depends on individual. Is that okay? ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि मतलब जो आपके लिए बेस्ट है, मतलब लाइक अगर इंग्लिश आपके लिए अच्छा है, मतलब इजी जो अच्छा लगता है आपको, इजी लगता है उसको पहले करो। लेकिन वही मैं भी वही सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग को पहले मत करना। रीजनिंग को सफिशिएंट टाइम चाहिए, ठीक है। और आप जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो रीजनिंग को आपने पहले अटेंड कर लिया और बहुत ज्यादा टाइम चला गया, लगभग 60 मिनट चला गया, 1 घंटा चला गया, ठीक है, 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा चला गया, तो बाकी क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए आप जो जो क्वेश्चन में 100% श्योर हो उन क्वेश्चंस को पहले अटेंड करो। और इंग्लिश सेक्शन का कर रहे हो, मान के चलो 20 क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो 20 में से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेंड कर पाए, ठीक है। और उन 10 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको 15 मिनट लगा। इजी क्वेश्चन थे आपके लिए, फटाफट आपने कर दिया, 10 से 15 मिनट के अंदर आपने अटेंड भी कर लिया, मार्किंग भी आपने कर लिया, ठीक है। उनको जो है देख लिया, समझ लिया, हाँ सही है, उसको आपने ओएमआर पे 10 क्वेश्चन ये करने के बाद 10 क्वेश्चन का मार्किंग भी ओएमआर में जो डार्कनिंग होता है, डार्कनिंग आप कर लिए। उसके बाद आप चलो टीचिंग एप्टीट्यूड में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश अगर आपने पहले किया तो नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन में मान के चलो आपका 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा डाउट में है। पहले मैं ये बोलूंगा जो जिसमें 100% श्योर हो, जैसे इंग्लिश का आपने 10 पे 100% श्योर थे तो आपने 10 क्वेश्चन पहले करके उसका डार्कनिंग भी कर दिया, काम खत्म डार्कनिंग वाला। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप 100% श्योर हो 15 क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन आप कर लो, फिर उन 15 क्वेश्चन को डार्कनिंग भी कर दो ओएमआर में, ठीक है। उसके बाद जो है आप रीजनिंग में चले जाओ। रीजनिंग का जो है आप वो अच्छी तरह से करो और जितना क्वेश्चन हो पाता है मान के चलो आपका आपने 50 मिनट्स दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन 50 मिनट्स देने के बाद भी आपका जो है क्वेश्चन सिर्फ कितने हुए हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन हुए हैं और 10 क्वेश्चन नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि उनको 10 क्वेश्चन को करने के लिए मुझे टाइम लग सकता है, क्योंकि बाकी 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर 40 मिनट लग गया, 2-2 मिनट लग गया, उससे ज्यादा लग गया, 40 से 50 मिनट के अंदर लग गया, तो उन 10 क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उस केस में जैसे अगर आपको लगता है कि आप उनको कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 15 क्वेश्चन टीचिंग आपका ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। किस चीज के लिए? कि आपने डार्कन नहीं किया है, उनमें उसमें आपका डाउट है, आपने उसको डार्कन नहीं किया है। और इंग्लिश का भी 10 क्वेश्चन का आपने जो है छोड़ा हुआ है, वहां पे आपने डार्कन नहीं किया है। तो आपको उस टाइम में रिमेनिंग रह गया, उसको ध्यान रखना है कि जहां जहां आप 100% श्योर नहीं थे, जिसको आपने डार्कन नहीं किया है, उसको कैसे वापस जाके उन क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा श्योर, अगर थोड़ा आपका मतलब
मतलब आप थोड़ा ज्यादा श्योर हो जाते हो तो उनको यहाँ पे डार्कनिंग करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन को 15 मिनट में किया, और बाकी क्वेश्चंस को आपने देखा, ऐसा नहीं कि पूरा देखना ही नहीं है। 10 क्वेश्चन देखने के बाद बाकी क्वेश्चंस को भी आप देखो। ठीक है, मतलब पूरा 20 क्वेश्चन, जैसे जो भी आप सेक्शन में जाते हो उस सेक्शन का पूरा ऑल क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चंस आपको हो रहा है वहां पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है उस ऑप्शन में छोटा छोटा टिक लगा सकते हो, जैसे वो ज्यादा विजिबल ना हो, एग्जामिनर कोई दूर से देख रहा है तो उसको दिखे ना। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद उन सेक्शन को जो है तुरंत जो है डार्कनिंग भी कर दो। ठीक है, कोई कोई कैसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करके उसी क्वेश्चन को तुरंत डार्कनिंग करते हैं। वैसे भी कर सकते हो, अगर आप 100% किसी किसी क्वेश्चन में श्योर हो तो जो है आप तुरंत डार्कनिंग कर सकते हो। बाकी मैं मुझे जो लगता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान दो, ओएमआर को सेफली कहीं पे रख दो। मैं वैसा करता हूँ वैसे, ओएमआर को पूरा सेफली एक जगह पे रख देते हैं, क्वेश्चन पेपर का पूरा एक सेक्शन में करता हूँ। ठीक है, उसको करने के बाद जो है मैं डार्कनिंग करता हूँ, जितना मेरा होता है मैं डार्कनिंग करता हूँ। बाकी इट इज ऑल्सो इंडिविजुअल चॉइस, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओएमआर को थोड़ा देखूंगा फिर क्वेश्चन पेपर को देखूंगा तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसका डिमेरिट भी होता है कि आप जो है सिक्वेंशली करते करते एक क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे जगह जगह पे लगा दिए तो पूरा सीक्वेंस भी गड़बड़ हो सकता है। तो आपको जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे करो, लेकिन पूरा फुल फोकस के साथ करना है, क्योंकि आपका दैट पेपर डिसाइड द फ्यूचर। जैसे बोलते हैं कि एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, हाँ, लेकिन रिसेंट फ्यूचर मतलब जो आपको आने वाला जस्ट कुछ दिनों का फ्यूचर डिसाइड करता है। ये बात सच है कि आपका जिंदगी डिसाइड नहीं करता कोई पेपर, लेकिन आपका जो आने वाला सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो पेपर आपका डिसाइड करा, तो वो पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छी तरह से करना, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पहले उसको कॉन्फिडेंटली कर देना। फिर आपने 10 क्वेश्चन डाउट में हो 10 क्वेश्चन को बाद में करने के लिए अपने पास टाइम रखना है, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें कुछ कुछ तो आपने कॉन्फिडेंट था, 60% 70% श्योरिटी था, लेकिन आपने अटेंड नहीं किया तो वापस आके करना है। इस तरह से भले मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 राउंड आपके पास रहना चाहिए। अगर आपने पूरा अच्छी तरह से 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर लिया है, तो एक ही राउंड में आपका सब कुछ हो जाएगा। टाइम बचने के बाद जो जो छोड़ा है वहां पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप आधा आधा क्वेश्चन कर रहे हो तो एक और राउंड आप बाकी सब क्वेश्चन देखने के लिए टाइम आपका मतलब रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एमआर सेट को जो है आपको बिल्कुल भी, हाँ, गलत डार्कनिंग हो गया तो उसमें दूसरा डार्कनिंग कर सकते हो वैसे, लेकिन वो कट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर के आगे दो दो ऑप्शन आ जाएंगे तो वो कट जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से करना डार्कनिंग, इसलिए तो मैं बोला कि पहले श्योर हो जाओ फिर और एमआर में डार्कनिंग करो। बाकी जो कटअप का पूछ रहे हो, कटअप मत सोचो। ठीक है, क्योंकि कटअप एक दिन में आप जान के कटअप क्या करोगे, कटअप मैटर नहीं करता, कटअप हर साल चेंज होता है। तो आपका सेफ स्कोर के ऊपर ध्यान दो। सेफ स्कोर जैसे अभिजीत सर आपको बोले कि आप जितने क्वेश्चन कर पाते हो वो आपके लिए सेफ स्कोर है, जितना मैक्सिमम कर पाते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन का लेवल इजी आता है तो आपका कट ऑफ 140 भी जा सकता है। क्वेश्चन के लेवल लेवल जो डिफिकल्ट आता है, जैसे पिछले 2 साल से डिफिकल्ट आ रहा है तो कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। हमारे टाइम में जिस टाइम में मैं पेपर दिया था उस टाइम में पेपर बहुत इजी आते थे, तो हमारे टाइम में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता था, 120, 110, 120, 130 तक भी जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, 2022 और 23 में जो देखा हमने पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, जिस चीज की वजह से कट ऑफ थोड़ा कम गया। इवन लोग जो है बिलो 100 भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए कट ऑफ जो है एक जो है पूरा ऐसा चीज नहीं है जिसको हम रिलाय कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? सर यस हम लोग सर। को जैसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क का। तो अगर हमको कोई क्वेश्चन मतलब 40% या 50% हम लोग श्योरिटी है, तो सर वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर सर लेफ्ट मतलब उसे छोड़ देंगे वो अच्छा होगा? देखो, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपका सिलेक्शन वैसे होने वाला नहीं। ठीक है, नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन। तो आपको जो है एक ऐसा सोचना है एटलीस्ट कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो वहां पे तो सब लोग कम ही क्वेश्चन अटेंड करेगा। लेकिन क्योंकि सीटें बहुत कम है, 50 55 सीटें हैं और स्टेट वाइज फिर सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो एटलीस्ट जो है मतलब 70 क्वेश्चंस तक अटेंड करने का कोशिश करना है। ठीक है, 70 से ऊपर जो है आप अटेंड करने का कोशिश करना है, 60 to 70 एटलीस्ट करना है। ठीक है, मैं ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि पूरा ऑल 80 से 80 कर दो, 60 to 70 अटेंड करने का कोशिश करना है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग का डिफिकल्ट होगा, सब लोग कम करेगा, तो नेगेटिव ज्यादा आपका हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। जहां बहुत ज्यादा आप श्योर नहीं हो उस केस में जो है जैसे रीजनिंग में रिस्क नहीं ले सकते रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग पूरा कॉम्प्लीटली क्या है,
आप फॉर्मूला बेस्ड है या तुम्हारा ये होगा कि, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, थ्योरी थिंकिंग बेस्ड है। तो वहां पे हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो सही हो जाए। तो उस केस में, टीचिंग एप्टीट्यूड के केस में, क्योंकि हम मैंने जितना आपको पढ़ाया हुआ है, जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर टीचिंग इंस्टिंक्ट है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली सही क्वेश्चन अटेंड करोगे। जैसे आप, पता है आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई किए कि सर मेरा ये क्वेश्चन में डाउट है, ये होना चाहिए लेकिन ये हुआ है, एंड टेस्ट सीरीज में गलत दिया हुआ है। आप एरर आइडेंटिफाई इसीलिए कर पाए क्योंकि आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर आपके अंदर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता तो गलत क्वेश्चन को भी आप सही मान के चलते। आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के वजह से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस हमको भेजे स्क्रीनशॉट लेके, और फिर उसी क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया फर्दर। तो अब जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया थ्रू डाउट सेशन, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आप जो है आपका थिंकिंग और ज्यादा जो है, मतलब और ज्यादा स्ट्रांग हुआ फर्दर डिस्कशन के बाद। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो क्योंकि वो कंप्लीटली थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, आप कैसा सोचते हो। हाँ, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी जो जीके है, जो आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, मान के चलो आपको आपको क्वेश्चन पूछता है कि एनसीईआरए का फुल फॉर्म क्या है, मान के चलो कोई एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो नहीं पता, तो उस केस में आप देखना कि अगर सही हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं जानते तो उसमें लीव कर सकते हो। या कोई रेशियो पूछा है, मान के चलो कोई डाटा देके, जो कि नहीं पूछता है ऐसे, तो वहां पे नहीं जानते तो लीव कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज जितने भी होते हैं उसको अटेंड करने का कोशिश करना टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जो सोच रहे हो, मुझे जितना कॉन्फिडेंट है आप लोगों के ऊपर, आप जो है सही ऑप्शन को ही टिक करेंगे। जितना मैं आप लोगों से डाउट लिया हूं ना, मुझे पता चल गया कि आप लोग डेफिनेटली मेहनत किए हो, इसीलिए आपका इतने डाउट्स आए हैं। और वहां पे डाउट आया आपका जहाँ पे वो क्वेश्चन जो है मैं कंसेप्ट आपने यूज किया, वहीं पे आपका डाउट आया। नहीं तो नॉर्मल जो है क्वेश्चंस में ऐसे आपका डाउट नहीं आया, डाउट वहीं पे आया जहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है, और वहां पे आपने सही टिक किया है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, और जहाँ पे आपका आपका गलत है क्वेश्चन में, जहाँ पे सही था, मैंने वो भी डिस्कशन आपके साथ कराया है, तो इसलिए आपका डेफिनेटली सही होने का चांसेस है। ठीक है, और कुछ पूछोगे टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश रिलेटेड, या वी विल मूव टू प्रशांत सर सर? हम्म। सर एमईपी के अंदर बहुत सारे रेशियोज और जैसे परसेंटेज है सर, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो सब भी पूछे जाएंगे एग्जाम में? बस आपको टीचर टू स्टूडेंट रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में 1:32 है। ठीक है, और आई थिंक सेकेंडरी का एक बार चेक कर लेना। आपको टीचर टू स्टूडेंट रेशियो के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, आपको क्या पूछेगा, जो 4 स्टेजेस है उसका नाम क्या है, सिक्वेंशली लिखो। आपको 5+3+3+4 को अलग अलग ऑर्डर में दे देगा, वो पूछ सकता है। ठीक है, वो सब चीज, बेसिक चीज जो आपको आज अभिजीत सर ने एक दृष्टि का पीडीएफ भेजा है, उसमें भी जितना चीज दिया है, प्लस हमने जो क्वेश्चन जो हमने ये क्लास में डिस्कशन किया हुआ है, या बुक के अंदर जितना है वही सब, अब डेफिनेटली उतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ और ज्यादा चीज सर नहीं पूछेगा। एब्रिविएशन। एब्रीविएशन पूछ सकता है, एब्रीविएशन पूछ सकता है। तो एब्रीविएशन जितना आपको ग्रुप में दिया हुआ है उतने एब्रीविएशन को करो। ठीक है, अगर कुछ और मुझे मिलता है तो कल तो आपके पास वैसे टाइम है, और कुछ अगर मुझे मिलता है इस तरह से जो कॉलेज का नाम वगैरह कुछ कुछ पूछा जाता है, तो वो कॉलेज का नाम का कुछ एब्रीविएशन अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको जो है डेफिनेटली मॉर्निंग में या इवनिंग तक शेयर कर दूंगा। बस वो गो थ्रू करना है एक बार, वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, 10-15 मिनट लगेगा हार्डली, उतना आपके लिए है। ठीक है, एब्रीविएशन पूछ सकता है। सर जैसे और सर लिटरेसी रेट है हम्म, सर, जैसे कि फीमेल और मेल का अलग अलग है ऐसे, तो वो हम्म। सब एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कि मतलब पॉइंट इधर उधर सर हो सकता है? नहीं नहीं, देखो आपको लगभग जो उतना याद करना है। अगर मान के चलो आपको ऐसा दिया है, ठीक है, मान के चलो लिटरेसी लेवल मान के चलो 78% है। ठीक है, आपको पता है 70+ है, आपको ऑप्शन में क्या दिया, 88 दिया है, 68 दिया है, 78 दिया है और 48 दिया है। तो वहां पे तो आप आराम से कर सकते हो। 78 आप है, लेकिन 78 की जगह 75 दिया है मान के चलो। ठीक है, तो वहां पे आप 75 को टिक करोगे, उसके आसपास को टिक करोगे। ठीक है, अगर इस तरह से दिया है। लेकिन अगर आपका 78.8, 76.8, 77.8, इस तरह से पूरा आसपास का ऑप्शन दिया है, तो वहां पे आपको एग्जैक्टली वही टिक करना पड़ेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ओके सर, सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर यस। ये लेवल 3 वालों के लिए, लेवल 3 वालों हम्म के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, हम्म वो हम्म थोड़े से लेवल 1 और लेवल 2 से अलग रहे हैं। ठीक हम्म है, हम्म तो अगर आप इसमें कुछ
बताते हैं देखो मैं डायरेक्शंस। आपको, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। लेवल 3 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें लाइक बीएड के जो आपने पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही रहेगा क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। तो सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन ऐसे मतलब आता है तो भी मान के चलो सर मैक्सिमम 4 से 5 वहाँ आ पे सब सकता है। थ्योरी वगैरह क्वेश्चंस आता है। नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का देखा है ना, क्वेश्चन पेपर हाँ क्या आया सर था। देखा इट है, वाज, पर वहाँ पे सर थ्योरीज वगैरह ज्यादा क्वेश्चंस है उसमें, हाँ नहीं कंसेप्ट ज्यादा, से ज्यादा थ्योरी। हाँ 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 नहीं ज्यादा थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आता है, कुछ कुछ सर क्वेश्चंस थ्योरी के ऊपर। 2022 का क्वेश्चंस में ज्यादातर मतलब 7-8 क्वेश्चंस थ्योरी से ही था। हाँ ऑलमोस्ट बाकी सारा क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने बोला 20+ क्वेश्चंस आपके। देखो इसमें क्या होता है, लेवल 1 और लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 1 और लेवल 2 में 25 और 5 रहता है, मतलब 25 क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और 5 क्वेश्चन फ्रॉम द लाइक ये तुम्हारा जो याद रखने वाला। सर सर सेंसस कुछ कुछ 2011 क्वेश्चन, से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है क्या सेंसस नहीं इस बार 2011? के लिए, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सेंसस का जो है वो आप जो है रेफर कर सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अभी और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ चुका है। एनसीएफ 2023 आ चुका है, एनईपी 2020 स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। लेवल 3 का अगर हम बात करेंगे तो लेवल 3 में 2010 का मैं मानता हूँ, ठीक है, 20 और 10, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आता है तो 10 क्वेश्चन तुमको थ्योरी या रिसर्च वगैरह जो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा चीज होता है वहां से तुमको सर 10 क्वेश्चन आ ज्यादातर सकता है। एजुकेशनिस्ट का नाम ही पूछता है। हाँ एजुकेशनिस्ट का नाम वगैरह कुछ, तो आपने हाँ वो चीज जो है जो बीएड में पढ़ा हुआ है वो सब चीज जी जो है सर। आपको एक बार रिकॉल करना है, ठीक है। ओके बाकी सर। सर सर इवन हाँ, सर इवन यूजीसी रेगुलेशन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है ना, हम्म वो हम्म कौन हम्म। एफिलिएटेड है नहीं है, उससे भी सवाल आता है। तो अच्छा ये तो आप आउट जितने ऑफ भी लोग, जस्ट। हाँ जितने भी लोग आप लेवल 3 मतलब एमएड के हैं ना, आज आप क्या जी सर। करो कि जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़ा हुआ उससे बाहर से आया हुआ है उसका जी एक पीडीएफ बना के मुझे भेज दो, ठीक है, उसका श्योर सर। स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के मुझे भेज दो, उसके सर रिलेटेड आई इवन सेंड यू अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन भी कि भेज देना, आप, ठीक है। हाँ आप नहीं, बिजी थे इस वजह से, नहीं तो मैंने भेजा था सर आपको। आपको कॉल किए हाँ हैं, आप नहीं उठाए कल। मैं बोला जैसे कि मैं कुछ दिन से बाहर हूँ, मतलब मैं अगर घर पे होता तो आराम से वीडियो ऑन करके आपके साथ बात करता। अभी एक दोस्त के रूम के छत के ऊपर से वीडियो कॉन मतलब आपके साथ ये गूगल मीट में ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो तो इसीलिए मतलब एंड कुछ सर आप कह है, भी कुछ थे कि चीजें थे तो मैं आपसे मतलब यही लेवल 3 के रिक्वेस्ट लिए करूंगा देंगे अलग से हाँ टाइम थोड़ा सा, लेकिन दे नहीं हाँ पाए। जैसे, नहीं अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अगर जी जी। आप मुझे उन क्वेश्चंस का, पर्टिकुलरली उन क्वेश्चन का जो आपको लगता है कि हमने नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, उन क्वेश्चंस का पर्टिकुलरली मुझे खाली स्क्रीनशॉट लेके, मान के चलो एक एक सेट में 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके अगर मुझे एक बार भेज देते हो कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं या सिमिलर सिमिलर टाइप का भेज देते हो तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। श्योर और मैं सर, सर आपको जो है, भेज पीओक्यू से डाउट है एक्चुअली। हाँ मुझे भेजो, मुझे भेजो, मैंने ओके बहुत सर। बार बोला है। ऐसा नहीं कि खाली लेवल 1 सर और लेवल 2 के लिए बोला है, सुनो ना मेरा बात सुनो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोला है कि आपका जितने भी डाउट है वो मुझे एक एक करके भेजो, ठीक है, पीडीएफ बना के, ऐसा नहीं था कि वो खाली लेवल 1 और लेवल 2 के लिए था, वो लेवल 3 के लिए भी इन मतलब मैंने मेरे इंस्ट्रक्शन लेवल 3 के वालों के लिए भी था, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन पेपर भेजोगे, मतलब जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन हो या टेस्ट में या कहीं और से भी आपको कुछ मिला है मुझे भेजोगे तो डेफिनेटली आई विल गो थ्रू देम, ठीक है। आपने भेजा नहीं तो आई थॉट कि आप डेफिनेटली जो है उस चीज के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, ऑलरेडी वो चीज को जानते हैं। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, अगेन आई एम टेलिंग अभी भी टाइम है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसके ऊपर एक बार गो थ्रू हाँ सर करके ज्यादातर आपको एक बता घंटा दूंगा। ही लगेगा सर। हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं हाँ आपको सर बता दूंगा, ठीक थोड़ा है। बहुत डाउट्स है हाँ 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 सर। डेफिनेटली सो आप सर सेंड मैं करो। भेज देता हूँ आपको, मैं हाँ आपको भेज बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल, जो भी आपका डाउट है मुझे भेज दो, ओके ठीक सर। है। मैं कल जो है इवनिंग में 8 या 8:30 बजे मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा जितना भी जो भी चीज होगा, ठीक है। जी या सर। आपको ओके ओके पर्सनली जितने भी 4-5 बच्चे जितने भी हैं उनको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है, मतलब एक उनका ही क्लास कर लूंगा, कोई टेंशन उसमें नहीं नहीं है, ठीक है। हाँ आई सर। एक्सेप्ट कि मैं थोड़ा मतलब ये करके नहीं कर पाया, मतलब
पूरा पर्टिकुलर प्लानिंग से नहीं हो पाया, बट स्टिल आई एम रेडी टू कोऑपरेट यू व्हाट एवर लाइक पॉसिबल, जो भी जरूरत है। ओके एंड सर आप तो हाँ क्लास, कंसेप्चुअल क्लास कर चुके हैं ना, बस डाउट क्लियर करना था हाँ बस। डाउट क्लियर, मैं एक्चुअली मैंने एनफ टाइम आपको दिया डाउट पूछने के लिए, ठीक है। मैंने लाइक काफी टाइम डाउट क्लियरिंग में ये किया है, और अगर आप मुझे उस टाइम में भी भेज देते, देखो क्या होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब सर पे आ जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें छूटता है, कुछ कुछ पर्सनल चीजें लाइफ से छूटते जाते हैं, ठीक है। मैंने काफी सारा चीज जो है छोड़ा हुआ है, लेकिन वो बोलने का कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे उसका कोई जरूरत कोई नहीं है। बात नहीं मेन चीज सर, ये कि कोई बात नहीं आपका सर, जितना भी, कल हाँ, आपका, आज अभी कल के हाँ कर टाइम लेंगे। में हम लोग कर सकते हैं सर। हाँ आप जो है मुझे भेजो, ठीक है, मैं डेफिनेटली जी उसके सर। थ्रू गो ओके थ्रू सर, करूंगा। जी और सर श्योर बिल्कुल। सर। हाँ ठीक है। और सर कोई पूछे कि अगर हमको कोई वर्ड नहीं आता है तो सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड वाला, तो अभिजीत सर बता देंगे ये चीज। एज मैटर नहीं करता है, ठीक है, एज मैटर नहीं करता है RIC लेवल के एग्जाम में, अटेम्प्ट मैटर करता है। जो लेवल 1 के लिए, ओनली लेवल 1 के लिए मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट या लगातार 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते RIC लेवल एग्जाम, ठीक है। लेकिन लेवल 2 लेवल 3 के लिए कोई एज लिमिट नहीं है एज सच। मेरे हिसाब से 40 साल तक, आई थिंक 38 से 40 साल तक दे सकते हो, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है उतने साल तक देना, कहीं कोई किसी का 32 हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है, मिनिमम 32 ईयर्स तक जो है मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या मैक्सिमम 42 तक नहीं होता है, क्योंकि 45 ईयर्स के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते जितना मुझे पता है, ठीक है। 45 होने के बाद आप और गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर बता सर दीजिए। हाँ Okay, पूछ। I'll take up this question. सर वो जो आपने जो टेस्ट भेजे हैं वो टेस्ट अपेयर करने से कुछ कुछ गलत आ रहे, तो सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि सही है या गलत है? वो कंफ्यूजन देखो में लग गलत, रहता है सर। गलत अगर लग रहा है ना, दैट मीन्स आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसमें, ठीक है, इसीलिए आपको वो चीज गलत लग रहा है। एंड लेकिन कुछ कुछ क्लासेस, कुछ कुछ केसेस में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अधूरा भी हो सकता है, इसीलिए गलत लग रहा है। तो आई हैव गिवन यू एनफ टाइम, अगेन आई एम गिविंग यू टाइम, स्टिल यू पे हैव एनी डाउट, कलेक्ट दोस डाउट एंड सेंड मी वट एवर पॉसिबल, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मुझे भेजो। Sir, I ओके, sent you 2-3 days ago, sir. हाँ हाँ। Already I have I sent you. I honestly tell कि I could not see your message, मैंने किसी एक का भी कॉल रिसीव नहीं कर पाया, because I was in such situation at that time, and apart from that NCT का एग्जाम कैंसिल हो गया, I could not even make a video, RIC लेवल का एडमिट कार्ड आ गया, I could not make any video। क्या कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, बट स्टिल इसीलिए मैंने आज क्या किया है कि जितने भी क्लासेस हुए हैं, जितने भी डाउट सेशन किए गए हैं, भेज दिया ऑलरेडी आपको, ताकि उसमें से जो है एटलीस्ट आप गो थ्रू कर जाएंगे। तो जो डाउट आप पूछ रहे हो मुझे, ठीक है, ऐसा भी हुआ है ना कि जो डाउट आप पूछ रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने पूछा हुआ है, और उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप में मैंने भेज भी दिया है, क्लासेस के थ्रू हो भी गया है, ठीक है। मैंने 10 फुल लेंथ टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको दिया, जो टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं उनका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, ग्रुप में भेजा भेजा गया है, ठीक है। तो गो थ्रू दोज वीडियोज, जहाँ पे सोल्यूशन जो आपने टेस्ट किया उस पैटर्न उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सर जो आपका डाउट है वो ऑलरेडी किसी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो उन Yes. वीडियोज में एक बार उन वीडियोज को भी गो थ्रू करो, आपका कोई डाउट होगा तो मिल जाएगा। फिर भी मैं देखूंगा एक बार फिर से, देखो अगर जब तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, एक दो बार और भेज देना, मतलब आज भेज दो, मैं आज डेफिनेटली गो थ्रू देखता हूँ, अगर कुछ अलग सा डाउट कुछ बताया होगा तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर सेम डाउट जो ऑलरेडी मैंने कवर किया वही होगा तो मैं वो बता दूंगा कि उसको ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है और यहाँ पे हो गया है, तो वो जो है उसको आपको रेफर कर देना है, शॉर्ट में बता देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभिजीत सर, वो एक डाउट था वो बता दीजिए। देन प्रशांत सर इज वेटिंग, प्रशांत सर भी आपको एक बार रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बता देंगे, ठीक है। सर एक डाउट था सर। हाँ सर इसमें कुछ वाइवा होता है क्या? नहीं 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 होता, ऑल रिटन टेस्ट, ओके उसके बाद सर। सीधा रिजल्ट आएंगे, सीधा एडमिशन होगा, ठीक है। हाँ सर। सर यस, Okay, Basuri, go on. हाँ प्लीज अभिजीत सर को बोलने दो, फिर आप बताना। No, go on. Let her ask question. Let me नो pass. सर, यू से सॉरी सर। एक Go बार ahead. बता दी, एक ही क्वेश्चन है तो इंग्लिश का सर बता Okay. देंगे, फिर हम हैं अवेलेबल हैं। Okay, यस what I'm saying about the Mimamsa, that was your question. See, if you're completely blank about all four options, okay, then you should not attempt the question, right? If you have like 50-50 chances, or if you know few words and you can eliminate,
then you can attempt the question, right? Yes or no? Is that okay? Because that will be a risky game. अगर आपको कुछ नहीं आ रहा और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, like you can end up with a negative mark. तो अगर आपको थोड़ा चांसेस है कि हाँ ये सही हो सकता है, फिर आपको ट्राई करना है, ठीक है? And see, like इतने सारे questions इस बहुत simple है, आप एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देना, right? It's a like see, if you will appear in this exam and if you crack the exam, you will have a next 4 year or 6 year or 3 year a wonderful life, right? वो दिमाग में रखना है. If you will go to a good college, you will have a wonderful life, right? It's not like if you are not going to, you are not cracking that exam, it doesn't mean you won't have a nice career. You can have a very nice, very bright career, but if you will crack the exam, you will have another 4 or 5 year or 3 year a wonderful life. Is that okay? Because you will get a good college, Yes, good yes. friends, your life will be good. ये दिमाग में रखना है, and you will enjoy, right? If you will get a good college, your life will be awesome, right? Sir, is career marking taken in account in RIC? Yes, of course, it's taken. But see, that doesn't matter. Like even if you are 60% plus, you have to score another 3-4 questions, right? Yes or no? अगर आपके मार्क्स 60 है, 65 है, 70%, तो आपको रिटर्न में अभी 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है बाकी सारे कॉम्पिटिटर से, राइट? एंड यू विल डू गुड. And so it's so late, like I would like to ask Prashant sir to take up the questions, and you whatever the suggestion for reasoning, it's too late. So Prashant sir, I request you. Sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Please complete. Please let Prashant sir complete the strategy. Okay. Then after general doubt पूछना. Yes. Okay, please Yes, sir, yes. Prashant sir. Okay, so basic strategy जो भी थे, is 2 months prep enough? Yes, more than enough. It is never late to start anything, and जितना भी प्रिपरेशन आप करेंगे, that is sufficient for any preparation, और या फिर आप जितना भी नहीं करेंगे वो भी sufficient नहीं होता है कभी. So it depends upon you. Okay, तो basic strategy is given by the Tupper और sirs. तो मैं रीजनिंग में एक दो बात जो बोलनी है, बहुत बेसिक है. रीजनिंग जो है, इट माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आके ये होता है, ठीक है? एग्जैक्टली, आई एम कमिंग. तो यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन इज अ बिग डील. 25 क्वेश्चन अगर आप बना दे रहे हो श्योरली, ठीक है, हियर मी करेक्टली, 25 क्वेश्चंस अगर आप श्योरली बना दे रहे, देन इट इज अ बिग डील, ठीक है? 18 to 20 क्वेश्चंस, ओके, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू वेरी एक्यूरेटली, नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं मैं. डेफिनेटली वहां पे ये मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप तो बाकी को जज नहीं कर रहे हो कि बाकी किसको क्या आ रहा है, तो आपको वहां पे बैठ के ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन टफ आया है या फिर क्वेश्चन इजी आ रहा है, ठीक है? आपका अगर प्रिपरेशन खराब होगा तो आपको इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो फिर आपको टफ क्वेश्चन भी इजी लगेगा. तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. तो वो आपको वहां पे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मतलब कि जो एकदम श्योरली आ रहा है उसको आप पहले करो. इफ 18 से 20 क्वेश्चन आप बना ले रहे हो विद इन द गिवन टाइम, अगर 40 मिनट में आप बना रहे हो, ठीक है, देन इट इज वेरी गुड फ्रॉम यू. ओके, उसके बाद जो है आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, ठीक है? आप देखो कि अगर 20 क्वेश्चन यू आर श्योर फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन, देन आप देखो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में कितना बनाए हो, उसके बाद एक कैलकुलेटेड रिस्क लो. कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग मतलब कि 50-50 चांस इन 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन में आप अगर 2 भी लग जाए, ठीक है, मतलब कि दिस इज अ वेरी एब्सर्ड वे टू टेल, बट यू हैव टू टेक दिस कैलकुलेटेड रिस्क कि अगर 5 क्वेश्चन में 2 भी लग जाए तो आपका आ रहा है 2 = 4, और 5 क्वेश्चन में अगर आपका गलत हो जाए तो फिर वो कंपेंसेट हो जाता है समहाउ, ठीक है? बट ऐसे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का रिस्क बिल्कुल मत लेने जाना, ठीक है? एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना अकॉर्डिंग टू योर जितना रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में कर रहे हो और इंग्लिश में कर रहे हो. वन मोर पॉइंट आई विल ऐड कि आप जो है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बगल में, एकदम क्वेश्चन के बगल में पेन से रफ मत करना. आपके पास एक स्पेस फॉर रफ वर्क दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप बना रहे हो और आपके दिमाग में एक पैटर्न आया और वो पैटर्न आप झट से जो है वो क्वेश्चन के बगल में लिख दिए, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट अनदर पैटर्न, क्योंकि आपके दिमाग में वही चीज जो है वो हमेशा मतलब कि बार बार वही चीज समअप होगा, ठीक है? तो एक काम करो, पेंसिल लेके जाओ या फिर पीछे उसके पीछे जो पेज हो क्या होगा आपका, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में बहुत ज्यादा रफ वर्क आपको करने नहीं है, बाकी जितने 30 क्वेश्चन में ही करने हैं.
30 क्वेश्चंस में आई डोंट थिंक कि 10 क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत है, ऐसे मैंने पढ़ाया है। ब्लड रिलेशन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिलोगिज्म में यू डोंट हैव टू पिक द पेन। पिक द पेन मतलब कि मेहनत करना, ठीक है, जरूरत नहीं है। बाकी जो रफ जो करने की जरूरत है, जिसमें कुछ कुछ पार्ट में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, कुछ कुछ में आपको क्वांटिटेटिव क्वेश्चन आया, उसमें करना है, उसमें आप पीछे जाके करो, ठीक है। और ऐसे करो ताकि आपका बाद में जब आप कर रहे हो, ठीक है, बाद में जब आप उस क्वेश्चन को देख रहे हो, एक बार में नहीं आया क्वेश्चन, तो वो पर्टिकुलर रफ चीज जो है वो आपको आपका दिमाग को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। गॉट इट? ओके, ये एक चीज गया। दूसरा चीज ये था। ओके, नेक्स्ट अनदर थिंग इज रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर माइंड, ठीक है। ये आपका वहां पे पेशेंस चेक करता है, या आपका वहां पे कैपेबिलिटी मतलब कि चेक करता है कि वहां पे आप कितना लेवल तक, कितना एक्सटेंड तक आप सोच सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। मैंने आपको उसी लेवल पे करवाया है, मैंने आपको उसी लेवल से मतलब कि तैयार करवाया है, वैसे ही मतलब कि सोचने के लिए तैयार करवाया है। अभी वहां पे दिक्कत क्या होता है, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, हु इज वेरी गुड एट क्लास, डूइंग गुड एट क्लास, बट वहां पे जाके जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एग्जाम मतलब कि सेंटर के आउटसाइड कोई पर्टिकुलर बात से इफेक्टेड हो, या फिर उस टाइम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी वहां पे जाके जो है घबरा जाते हैं। ये घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू टॉक विथ एनी वन रिगार्डिंग एनी एग्जाम प्रिपरेशन और समथिंग, कि आपने कितना पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, आप मैंने यहाँ से पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग आपका दुनिया जो है वो आपका 1 घंटा बाद मतलब कि आफ्टर द एग्जाम आपकी रहेगी। दोस्ती यारी भाईचारा जो है वो आपकी बाद में हो सकती है। पहले आप एग्जाम दे दो, 2 घंटा आपका है, और वही 2 घंटा जो है वो आपका थोड़ा बहुत जो है इस चीज को डिसाइड करेगा। वन बेटर कॉलेज कैन चेंज योर होल लाइफ। ओके, वन बेटर कॉलेज, वन बेटर कनेक्शन ऑफ पीपल, वन बेटर प्लेस कैन चेंज योर होल लाइफ। आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा, आपका जिंदगी को जीने का तरीका या फिर देखने का तरीका बदल देगा, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि यही चीज बदलेगा, बट दिस थिंग कैन चेंज योर टोटल पर्सपेक्टिव ऑन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर 2 घंटा जो है 120 मिनट आई विल गिव टू दिस ओनली, ठीक है। बाद की बात बाद में सोची जाएगी, जो दोस्त है जो ये है वो आपके रह जाएंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर 2 घंटा आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचने में, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग जो कुछ भी आप पढ़े हो उसके बारे में सोचने में ये करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई विल एंड विद दिस कि एग्जाम होगा, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आप ऐसे एग्जाम बहुत दिए हैं, आप ऐसे एग्जाम बहुत देंगे, आगे आने वाले बहुत देंगे, बट द थिंग इज प्रिपरेशन, योर प्रिपरेशन। हम लोग हर चीज मतलब कि जीतने के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग नहीं जीतते हैं, ठीक है। एवरीथिंग वी प्रिपेयर फॉर विन, वी डोंट एक्चुअली, वी डोंट विन, बट प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ विक्ट्री। आपका यही चीज जो है ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है। यही चीज आपने जो कुछ भी सीखा है, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या फिर ये हो गया, हो सकता है कि प्रोबेबली मतलब कि मैं अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बिटर अगर मैं बात करूं, तो मान लो कि नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, ठीक है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट सप्रेसिंग यू, बट अगर मान लो नहीं हुआ, द वर्ल्ड डजंट एंड देयर, ठीक है। यू विल गो टू द कॉलेज, यू विल अगेन, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपकी पर्सपेक्टिव है, वो वहां पे भी काम आएगी, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। आई होप वी विल मीट वेरी सून in the perspective, in the respective RI, as a student and not as a student teacher, definitely as a alumni and a friend, ठीक है। All the very best from my side. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके, एक चीज मुझे आपको बताना है कि हम हर साल प्लान करते हैं, हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे, लेकिन आज तक एक्सेप्ट आ रहे भुवनेश्वर नहीं हो पाए, कहीं और गए हैं, ठीक है। आर्य भुवनेश्वर भी हम इंडिविजुअली गए हैं, तीनों मिल के नहीं गए, बट दिस टाइम मैं लाइक बहुत डिटरमाइंड हूँ कि डेफिनेटली हम लोग विजिट करेंगे सारे RI। Definitely, लेकिन sir. उससे पहले वो तो है, सही बात है कि हम कोशिश करेंगे विजिट करने के लिए, एंड डेफिनेटली जैसा जो भी हो जाए 100% अपना ट्राई करेंगे, क्योंकि छुट्टियां तो हैं वैसे, और उस छुट्टियों में बस Yes, sir. Hello, hello.
तो आई कैन विजिट RI भुवनेश्वर एंड ऑल सम अदर सेंटर, बट एक ही सेंटर में जा पाऊंगा। एक टाइम में एग्जाम खत्म होने के बाद सब चले जाएंगे, तो आई विल बी देयर इन भुवनेश्वर, बट मेरा ट्रेनिंग खत्म होगा इवनिंग में 5, 5:30, 6 बजे, 6:30 बजे तक भी चलता है। तो मैं उस टाइम में नहीं जा पाऊंगा एग्जैक्टली, एग्जाम खत्म होने के बाद जाके आपसे रिव्यू नहीं ले पाऊंगा जो पिछले साल मैंने किया था। ठीक है, स्टिल वी विल ट्राई जितना हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपना रिव्यू, एक तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, लेकिन कोई कंफर्टेबल अगर है तो ये हमारे लिए एक बहुत, देखो एक टीचर के लिए या कोई भी इंसान के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है पता है? जब उनको उनका काम का वैल्यू मिले, उनका काम की वजह से उनका सम्मान मिले, उनको तारीफ मिले। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप देखिए कि कितने मेहनत हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, लाइक प्रशांत सर और अभिजीत सर ने स्पेशली कितना ज्यादा मेहनत किया है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल दो मेजर रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, बट टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कम है एंड आई गॉट लेस टाइम टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग में आपको वो चीज सिखाया गया है जो कि आपको सिर्फ RICEE नहीं बल्कि NCET के ऊपर मैंने देखा हुआ है 2 साल से रेस्पॉन्स बच्चों का, तो वो डेफिनेटली कितना मेहनत आपको जान आप देखे हो। तो मेरा रिक्वेस्ट, हम तीनों का रिक्वेस्ट ये है कि कोई कंफर्टेबल है तो आप जो है सेंटर के बाहर निकलते ही जो है आप एक छोटा सा क्लिप बना सकते हो कि आपको आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप कंफर्टेबल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब सारे टीचर सारे स्टूडेंट बनाएंगे, जो भी कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के बाद, अगर आपको सही लगे। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो एग्जाम हॉल के बाहर आप एक छोटा सा क्लिप, अपना सेल्फी, अगर आप चेहरा शेयर नहीं करना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर को दिखा के भी वीडियो बना सकते हो कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास में और डायरेक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया हुआ है। तो वो क्या होता है पता है, मतलब मैं दिखा पाऊंगा, मेरे जो एल्डर्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको दिखा पाऊंगा, अभिजीत सर उनके दोस्तों को दिखा पाएंगे, रिलेटिव को, प्रशांत सर दिखा पाएंगे, देखिए हमने जो बच्चों को पढ़ाया हुआ है। या हम और भी स्टूडेंट्स को दिखा पाएंगे कि वहां से क्वेश्चन है और बच्चे कितने कितने प्राउडली वो चीज को ये कर रहे हैं। ये मैसेज के थ्रू आज तक मैसेज के थ्रू होता था। इस बार हमने ये सोचा है कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ये जनरेशन पूरा एक ये होगा, मतलब सबके लिए इम्पैक्टफुल होगा। मतलब शुरुआत आपको करना है, फिर सब कोई नेक्स्ट ईयर हर कोई बच्चा ऐसा करेगा कि डेफिनेटली हमको उनका जो रेस्पॉन्स है, उनका जो इमोशनल फीलिंग है, मतलब इससे पहले क्या होता था कि हम पूरा एग्जाम खत्म हो गया, बच्चों ने अपने कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमको बहुत सारा जो है विशेष, गुड विशेष दिए, उनका जो भी ग्रेटिट्यूड है बताया और उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। लेकिन उनका जो एक्चुअल फीलिंग है वो उनके साथ मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो कितने ज्यादा, मतलब मैं 1 साल के बाद भी वहां RI में विजिट किया, तब भी बच्चे पैर छू के रोने लगे पूरा, मतलब कि सर आपकी वजह से ये सिलेक्शन मतलब हुआ। वो चीज देख के मुझे मेरे अंदर जो एनर्जी आया, तो दैट इज लाइक अनकंपेरेबल, किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो इमोशन, जो एक्चुअल इमोशन है वो मुझे देखना है पूरा फ्रेश, और वही देखने के लिए लास्ट ईयर में गया था RI भुवनेश्वर के बाहर, एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल के बाहर, मतलब गेट के बाहर। ठीक है, इस बार तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा आप लोगों से, जो जो पॉसिबल है जिसके लिए आप बस एक छोटा सा क्लिप बना लेना कि आपका एग्जाम कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, लेवल क्वेश्चन किस तरह से थे, एंड आपको कितना हेल्पफुल लगा डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ के, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। मैं इस बार भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिए गए टेस्ट हो या PDF नोट्स हो या बुक के अंदर से आएंगे। अगेन आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओ। एंड ये चीज डेफिनेटली जिसको सही लगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोगों को करो, जिसको सही लगे, ऑनेस्टली आपको लगता है कि हमने मेहनत किया है और उस मेहनत के बदले हम जो मांग रहे हैं वो देना चाहिए, तो डेफिनेटली बस आपके तरफ से कोई वीडियो या कोई, हाँ वीडियो जहाँ पे आप अपना चेहरा दिखा के बता रहे हो, अपना एक्सप्रेशन जता रहे हो, नहीं तो क्वेश्चन पेपर को दिखा के, अगर आप नहीं चाहते अपना फेस शेयर करना तो आप क्वेश्चन पेपर को दिखा के बता सकते हो कि यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन, और हमें भेज देना। ठीक है, डायरेक्टली मुझे, प्रशांत सर या विजय सर, किसी को भी आप भेज सकते हो, हम उसको कंपाइल करके या अलग अलग से भी वीडियो बना के भी यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या खुद पहले चीज तो वो किसी को डाले नहीं डाले वो अलग बात है, हमको खुद पहले एक मोटिवेशन लगेगा। ठीक है, और डेफिनेटली हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को पता भी चलना चाहिए कि छोटा सा प्लेटफॉर्म है हमारा लेकिन कितना इम्पैक्टफुल है
वो कभी मैंने आज तक हम उतना सोचे नहीं है कि इसको बहुत बड़ा बनाए या बहुत कुछ किया जाए, लेकिन डेफिनेटली लोगों को बताना तो जरूरी है, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीज भी बोलता है आजकल। कुछ जो है जो जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने के लिए भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो उनको भी दिखाना है कि हमारा जो मेहनत है, दिस आर द रिजल्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क। ठीक है, तो आप करोगे ना? ये सुन लो। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. डेफिनेटली। Yes, अगर And one yes, more thing, sir. whether एनी you अदर डाउट? दिव्य रंजन, No, sir. आओ दिव्य रंजन, कैसे हो? okay, just a second, sir. I just want to add a line with Jogeshwar sir. जी Yes, Okay, sir. so maybe you make into RI or not will be always for you, like whatever the problem you will be having. Okay, maybe after RI or maybe in RI or without RI, we are here for you, right? Anytime, every time you can just contact us for any type of guidance. किसी भी चीज के लिए आप RI हो, RI के बाद हो, without RI हो, you can just contact us, right? We'll be there always. Okay. एग्जैक्टली आफ्टर आरआई मतलब कि कुछ लोगों का हुआ है, देन ऑल्सो अगर हुआ है तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, दैट इज डिफरेंट। बट अगर नहीं भी हुआ है वहाँ उसके बाद भी कौन से एग्जाम दिया जा सकता है, कौन से एग्जाम में आपको हेल्प होगी, इवन फॉर द मतलब कि जो मेरे फील्ड से है या फिर जो इसके बाद भी मास्टर्स करना चाहते हैं, कहाँ से होगा, कौन सी काउंसलिंग करेंगे, कब करेंगे, मतलब कि वो नहीं है, डीसीएस से कोई मतलब नहीं है। थ्रू अस स्विफ्ट जुड़े हुए हैं, मतलब कि वहाँ पे बीच में कोई भी मॉनिटरी कनेक्शन नहीं है, नथिंग नथिंग इज देयर, बट स्टिल वी आर हेल्पिंग कि कौन सा काउंसलिंग किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, कहाँ से किया जा सकता है, एक्सटेंड आवर लेवल। मतलब कि जैसे आई मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी यू ऑल नो, तो वहाँ पे इस साल 3 से 4 बच्चे या फिर मतलब कि 4 से 5 बच्चे जो है एडमिट लेने वाले हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं। तो उसमें मैं जितना हो सकता है, मेरे थ्रू जितना हो सकता है आई हैव हेल्प्ड, या फिर उसके बाद भी जितने का नहीं हुआ है, उसके बाद भी एमएससी करने के बाद उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें बेटर क्या कर सकते हैं, एमएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जितना हम लोग के पास आता है, जितना हम लोग के होता है, वी ऑलवेज ट्राई। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ आवर कनेक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट दिस इज द लास्ट डांस ऑब्वियसली, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है, यू ऑल हैव टू गिव योर बेस्ट, एकदम एकदम कोशिश करना है जान लगा के। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। Like you have to be positive, no plan B, plan A, like only RI. Exactly. All the best wishes and our blessings to you. Fine. Yes, blessings is always with you. अब देखो ऐसा हुआ है कि मतलब पिछले साल जैसा हुआ था कि किसी का आरआई में नहीं हुआ, आरआई का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो एनसीटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, एनसीटी का एग्जाम बाद में देके एडमिशन ले लिया। अब किस्मत देखो या जो भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था वैसे, क्योंकि बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। मेरे खुद का जो है मतलब बहन, मतलब उसका सेंटर बहुत दूर था, तो उसके लिए हमने कार बुक किया, ठीक है, हम घर के और 2 लोग भी गए, मैं तो नहीं जा पाया, तो बहुत पैसा खर्चा हुआ इसमें। तो दोबारा फिर से जब एग्जाम देने के लिए जाना होगा तो बहुत खर्चा होगा, मॉनेटरी लॉस जो है, हमारा टाइम का लॉस, काफी सारा लॉस हुआ एनसीटी एग्जाम कैंसिल होने की वजह से। लेकिन जैसा भी हो, आरआई का एग्जाम मान के चलो किसी का अच्छा नहीं जाता तो दोबारा मौका भी है आपके सामने एनसीटी के थ्रू जाने का। स्टिल ऑलवेज अभी आपके लिए जो है वो आपके प्लान ए है, एंड ओनली उसी को सोचना है। देयर इज नो प्लान बी इन द एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्जाम देते हो, जैसे अभिजीत सर ने बोला, आपके पास सिर्फ प्लान ए होना चाहिए एग्जामिनेशन के दिन। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप प्लान बी सी डी सब बना सकते हो। अभी बस आपको पॉजिटिव रहना है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है एंड आई विल डू इट। हाँ, लेकिन नहीं आता है क्वेश्चन तो डिप्रेस मत होना, यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्पेशली कोई भी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन देते जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, या रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन देते जो कभी पढ़ा नहीं है, उसको देख के डरो मत, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करो, उसको लास्ट में ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आते लास्ट में उसके पास आओ और देखना क्या है वहां पे। हो सकता है हमने पढ़ा है लेकिन डायरेक्टली वो नहीं पढ़ा है, इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबको, ठीक है, गुड विशेस फ्रॉम अस। Thank you so much, sir. Thank you, welcome. Thank you so much, sir. Really means a lot to us. Okay, थैंक यू सर। okay, then we are ending the session now. हाँ बोलो। Questions? Anyone have any questions? हाँ, Do you yes, have sir. some Sir, questions? teaching You can say right or else you aptitude. can disconnect. Sir, हाँ बोलो। सर टीचिंग एप्टीट्यूड जब हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग के दिमाग में, तो क्या होना चाहिए फाइनल में? यस जोसेफ सर। ऑलवेज कॉन्फिडेंट Jessica, रहना है, just wait, ठीक है। wait for it. Okay, okay, हाँ, go on. एक्चुअली सर मैं म्यूट करके बोल रहा था, सॉरी। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आप लोगों का कमेंट्स देख रहा था, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जब भी आप क्वेश्चन करते हो, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। आपने अगर अभी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का डाउट है, तो जितने हमने मैराथन से क्लासेस की है लास्ट में, मैंने सारे क्लासेस के वीडियो भेज दिए, उनको जो है 2 क्रॉस स्पीड में जाके देख सकते हो, जो भी आपका डाउट है वहां पे जाके देख सकते हो। बाकी मैं इतना बता दूंगा, अगर आपने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, देन बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कंसेप्ट। हमने जो पढ़ा है दैट कंसेप्ट इज कॉम्प्लीटली ट्रू। मैं उसका एक एग्जांपल लास्ट में बता रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट मतलब जो एक यहाँ पे था, एक गेस्ट स्पीकर आए थे, ठीक है। जो इंडक्शन ट्रेनिंग मेरा जो चल रहा है, वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर आए थे, और उन्होंने ये चीज बताया जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस वगैरह, कि स्टूडेंट्स फेलियर इज टीचर्स फेल्यूर। अगर स्टूडेंट फेल होता है तो वो टीचर का फेल्यूर है। जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि केवीएस में आने के बाद वो हर एक हमने जो क्लास में पढ़ा हुआ है वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है वो फ्रॉम द रिसर्च ऑफ RI, एंड मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अभी मैं जो भी इस साल जितना भी मैंने पढ़ाया, वो केवीएस में आने के बाद का भी चीजों को जोड़ के पढ़ाया। मतलब रियल लाइफ में, रियल लाइफ टीचर बनने के बाद, रियल केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड का। दैट्स वाई जितने भी पढ़े हैं कॉन्फिडेंस रखो आप पूरा, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर मान के चलो थ्योरेटिकल या फिर याद रखने वाला, मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्चुअल है, आप मेरे लाइक मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर सही करोगे, अगर आप कूल माइंड में एग्जाम देते हो तो। कूल माइंड में एग्जाम देने से सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो मैं यही बोलूंगा, बी कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट रह के क्वेश्चंस को अटेंड करो। एनी अदर क्वेश्चन आप पूछो, देन वी विल स्टॉप दिस सेशन। हाँ, किसी को सर लीव करना है, यू कैन लीव नाउ। यस सर मैंने आपको डाउट्स का PDF भेजा था, लाइक 5th या 7th जून को, उसको पिन भी करके रखा था। उसका डिस्कशन भी तो हो चुका है, आपने देखा नहीं है? मुझे सर याद है, मैंने डिस्कशन किया मेरे हुआ है। डाउट्स का हाँ, ऐसा नहीं कि आपका डाउट सिर्फ आप ही पूछोगे और कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं? आपने 29 सारा कुछ टेस्ट। डिस्कशन हो गया है। हाँ, कहाँ आप क्लास अटेंड नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? क्लास अटेंड करने से पता चलेगा ना। सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन हो गया जो आपने भेजा था, ठीक है। टेस्ट नंबर 29 के क्वेश्चन आपने भेजा था, और टेस्ट हाँ नंबर सर, वो 29 के क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन करा दिया है, ठीक है। सर सारे उसको क्वेश्चंस के छोड़ डिस्कशन के हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 29 तो हो गया था, मैंने उसको हाँ हाँ ग्रुप में आपको भेजा था। मैंने उसके हाँ। पहले कुछ PDFs के फॉर्मेट में भेजा था, जो कि स्क्रीनशॉट और टेस्ट के कुछ कॉम्बिनेशन है, मे बी टेस्ट नहीं, एक 15 साथ और मैंने भेजने के लिए बोला था, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एक साथ को भेजने के लिए बोला था, और आपने जितने भी क्वेश्चंस भेजे थे, मैंने उन क्वेश्चंस का लेटेस्ट जितने आपने भेजा था उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। और वो उसका वीडियोस भी मैंने आपको भेज दिया है। व्हाट आई कैन सी इज दैट, कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करूँ, तो आपने TA डाउट्स 29 करके लिखा हुआ है, ठीक है, और दैट जी आई हैव सर। ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। क्लियर। मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करना नहीं, जरूरत नहीं, आप खुद अपना मैसेज बॉक्स देखो, मैसेज करके देखो, जून 7 को आपने मुझे भेजा है TA डाउट 29, एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स, ठीक है। इटसेल्फ विशाल का भी सेम डाउट था, तो मैंने विशाल को भी उस दिन बोला कि विशाल अगर आप हो तो आपका डाउट का डिस्कशन हो रहा है, देखो बोल के, ठीक है। यस एक सर। क्वेश्चन वाला भी आपने पूछा था, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा है, विच वन कम्स अंडर इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन 3 डोमेन होता है, कोग्निटिव, इफेक्टिव साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब माइंड, इफेक्टिव मतलब तुम्हारा होता है फ्रॉम द मोरालिटी और या फिर हार्ट, ठीक है। जो तुम्हारा होता है जो दिल से निकलता है, ठीक है। दिल से क्या निकलेगा? एक्सप्रेशन पावर निकलेगा। जो ऑप्शन जो आपने दिया वहां पे एक्सप्रेशन पावर होगा, ठीक है। और बस। सर मोटिवेशन भी होगा ना? नहीं, इन्होंने जो 2 ऑप्शन दिया उसमें से मैंने वो बताया है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, चलो हो गया सबका डाउट सर क्लियर, जो सर भी सर जितना भी है। हाँ। सर यही यस पूछना था कि सिनोनिम और अभिजीत सर से पूछना था। यस यस यस, अभिजीत सर बता दीजिए। Yes, yes, tell me. सर सिनोनिम एंटोनिम तो थोड़ा बहुत टफ रहता है, तो क्या करे, वो छोड़ दे?
बोलना क्यों, जितना हमने क्लास में डिस्कस किया उतना करके चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं हुआ तो सर Fine, like so you don't have to be nervous, right? जितना आपने पढ़ा you have to be confident on those things, right? Don't go for anything new. आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं, right? कल आपके पास हाँ सारा सर, दिन है। आपने मैंने पीडीएफ आपने दिया सर है, एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और आंसर, बस उतना भी आप देख लेंगे इज एनफ। कल आपके पास दिन भर टाइम है, आप ट्रैवल करते करते सुबह या मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, एटलीस्ट गो थ्रू हाँ दोस सर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, राइट? और और इसके इससे बाहर आया तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। yes, yes. Anyway, you don't have to take risk, right? In any subject, if you are confident, you go for it, right? ओके Yes. सर, हाँ, बाकी ओके सर, क्वेश्चंस नहीं थैंक यू। करना, आपको एरर्स करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, जंबल सेंटेंसेस हाँ करना सर, है। हाँ ठीक है? ये वाला तो थोड़ा बहुत इजी है, पर सिनोनिम एंटोनिम सर होता है। कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 100 क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है? जी Sir, सर। many a times the word seems to be familiar, but then the options are very confusing और मेरे तुक्के तो कभी लगते हैं नहीं। तो You don't have to try those lugs. आपको तुक्का नहीं लगाना है, फाइन। जिस पे कॉन्फिडेंट है, यू हैव टू प्ले ऑन दोस थिंग्स, राइट? जो आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है उस पे ट्राई करिए और एग्जाम दीजिए, राइट? ओके। ओके सर, ओके सर। डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, राइट? सर डर तो सर लगेगा ही। यस देवश्री। सर अगर एग्जाम अच्छा हुआ है पर बीएससी बीएड में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो बीए बीएड में हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि वहाँ पे आपके नंबर्स, मतलब कि एग्जाम अच्छा गया है, आप मान लो बीएससी बीएड में कंपटीशन ज्यादा है तो बीए बीएड में हो सकता है। सिमिलर थिंग फॉर बीए बीएड एंड बीएससी बीएड। तो आपको दिखना है कि आपको क्या करना है, दैट इज योर लाइफ टाइम डिसीजन। आपको अगर लगेगा कि ठीक है आई कैन टेक दिस, देन यू कैन। और अगर लगेगा कि हाँ आई वांट टू गो विद बीएससी बीएड और विद बीएससी, आपका अगर एस्पिरेशन कुछ और है टू क्लियर, देन यू कैन। तो वो आपके ऊपर है, बट पहले आपको अगेन प्लान ए, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्लान ए। ओके सर, हाँ बोलिए। तो जनरली कितने कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं? यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस ओनली, यू इसको सोचना ही नहीं है कट ऑफ कितने एस्पिरेंट्स है, ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। यू आर द कैंडिडेट, आपके लिए एक सीट जरूरत है। हाँ सर, हेलो सर, आप एक कैंडिडेट हो, आपके लिए एक सीट चाहिए और एक सीट है, बस इतने चीज के लिए लड़ो, बस दैट्स इट। कितने एस्पिरेंट है, यस सर। कितनों में है, कितने चांस है, जरूरत नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब मैं 12th में पीसीबी से पास आउट की हूँ, ओके पर एप्लीकेशन फॉर्म में मैं फिजिकल साइंस ग्रुप और एमएससी कोर्स डाल दी हूँ, तो चेंज कर सकते हैं ना? आफ्टर एग्जाम वो देखेंगे, मतलब कि अगर वहाँ पे यू आर फ्रॉम हमारे बीबीएसएल हाँ के लेकर, हाँ ठीक है, तो फिर देखेंगे, देखा जाएगा। अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी पहले एग्जाम दो। सर हम जो हमारा मार्कशीट अपलोड करेंगे 12th का, जो भी हम एक लेबल अभी बांध के, तो सर वो कब परसों करेंगे? एग्जाम दो, परसों पहले एग्जाम दो। यू हैव टू थिंक अबाउट एग्जाम, मार्कशीट, ये वगैरह सब कुछ देखा जाएगा उसके बाद, ठीक है? तो सब कुछ देखा जाएगा, सर उसका पहले एग्जाम नोटिस दो। आएगा तो? सब होगा, मैं क्या बता रहा हूँ फिर आपको, एवरीथिंग सब होगा, आपको उस बारे हम में बता टेंशन ही देंगे नहीं आपको, है। चिंता मत करो। हाँ सब कुछ बता दिया जाएगा, हम लोग है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया वी आर डिटेचिंग फ्रॉम यू। जितने दिन आपके मार्क्स अपलोड नहीं हो जा रहे, जितने दिन आपके काउंसलिंग चलेगा, सब कुछ हम लोग है, ठीक है? उसके लिए अलग से ग्रुप बनेगा, उसके लिए अलग से सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिसिटी आ यस सकता है, सर, जीके थैंक यू। सेकंड फॉर लेवल 2 स्टूडेंट हो सकता है। कुछ आप एक्सक्लूड मत करो कुछ भी कि ये नहीं आ सकता है, ये आ सकता है। ऑल यू नो इज नो, ऑल यू डोंट नो इज डोंट नो। तो अभी कोई टेंशन, अभी नया चीज सीखने की कोई जरूरत नहीं। ऑल यू हैव टू थिंक इज सरपेंड योर माइंड, हैव अ ब्यूटी स्लीप एंड